Namaste to all. I am here with the objective questions of mathematics of class 10 for the 10th board exam 2023. यहाँ हम लोग कुछ क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया हूँ, जिसे कि आप देख करके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सकता है, क्योंकि टोटल 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में होंगे और यह बहुत मायने रखता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी है जिससे कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे जा कर के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। तो हमने यहाँ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स लिया है। रियल नंबर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। Just like we take the first question, the product of rational and irrational number is. It is a simple question, simple type of question. If we take a rational number and irrational number, their product will be an irrational number. Because just like if we take 2 multiply root 2, 2 root 2 is an irrational number. Now question number second, the sum of a rational and irrational number. If we take one rational number and another irrational number, then their sum will be irrational number. For example, if we take rational 2 and irrational root 2, 2 plus root 2, it is an irrational number. Okay. Now question number 3, the product of two different irrational number is. Here answer will be rational or irrational both, may be rational and may be irrational. For example, हम लोग दो इरेशनल नंबर्स को लेते हैं, जिसे √2 इंटू √3, ये हो गया √6 इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम लेते हैं 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3, तो यहाँ पर ये रेशनल नंबर आएगा। जैसे कि कोई भी एग्जांपल लेकर के हम लोग देख सकते हैं, 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3, here answer will be 2 square 4 √3 into √3 3, 4 minus 3 1, that will be rational. तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर हो तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड इंटीजर। इसका राइट आंसर होगा n ऑड इंटीजर। अब इसे हम लोग n इक्वल टू 1 लें, 1 स्क्वायर माइनस 1 0, 0 इज डिविजिबल बाय 8। यदि हम लोग यहाँ लेते हैं 5, 5 स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 24, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। यानी कोई भी ऑड इंटीजर ले लेंगे ना n की जगह पर तो वो 8 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, HCF ऑफ a एंड b इंटू LCM ऑफ a एंड b। यदि हम कोई दो a और b पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो HCF a और b का और LCM a और b का इक्वल विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मीन्स HCF ऑफ a एंड b into LCM of a and b equal to the product of numbers. So the right answer will be a into b. ये इस तरह से नीचे भी क्लासेज में यूज किया गया है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, it is a question equivalent division lemma states that for two positive integer a and b there exists unique integer q and r such that a equal to bq plus r where r must satisfy। तो इक्विलेट्स डिवीजन लेमा कहता है किसी भी
इंटीजर के लिए डिवाइजर इंटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि r की संभावना क्या हो सकती है। तो डिवाइजर यहाँ b है, रिमाइंडर या तो किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 होता है या डिवाइजर से लेस देन होता है, यानी डिवाइजर यहाँ b है तो रिमाइंडर जो होगा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, दैट मीन डिवाइजर। ये इक्विलिट्स डिवीजन लेमा कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई को इरेशनल नंबर माना गया है क्योंकि हम लोग जो वैल्यू लेते हैं 22/7 या 3.14 वो वैल्यू टेकन है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू लिया गया है। इस तरह से उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। इस तरह से पाई एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, if two positive integer a and b can be expressed as a equal to x y to the power 3 and b equal to x to the power 4 y square and z, x y being prime numbers, then HCF a and b is, यहाँ HCF ऑफ a and b निकालना है। तो a और b, a है एक्स वाई क्यूब, b है x टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर जेड। x मिनिमम कॉमन टर्म इज x, y क्यूब here is y square, so minimum common term is y square. So the only common variable is x and y square. So HCF of a and b is x y square is the right answer. Question 9, for some integer p, every odd integer of the form that, p किसी भी इंटीजर p के लिए कोई भी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है, 2p+1 के फॉर्म में, जहाँ की p कोई भी इंटीजर लिया जा सकता है। अगर हम 1 लेते हैं तो 2 1 + 2 + 1 3, यदि हम लोग 2 लेते हैं 2 × 2 4 + 1 5, यदि 3 लेते हैं 5, p 2 × 3 6 + 1 7 इज ऑल्सो ऑड इंटीजर। यदि -2 लेते हैं 2 × -2 -4 + 1 -3 इट इज ऑल्सो दैट ऑड इंटीजर। तो p के किसी भी वैल्यू के लिए ये 2p + q का जो वैल्यू आएगा वह ऑड इंटीजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म। अब यहाँ पर p का वैल्यू कुछ भी लेके चलें, 1 2 × 1 2, if we take p equal to 2 2 × 2 4, if we take p 3 2 × 3 6, ये सारा इवन इंटीजर आएगा p के किसी भी वैल्यू के लिए, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर 2p हो सकता है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रियल नंबर से लेकर के हमने डिस्कस किया है। अब आगे कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करते हैं। नाउ few questions from chapter 2 polynomial and chapter 4 quadratic equation। दोनों चैप्टर से क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि दोनों में बहुत सा सिमिलरिटीज है। दोनों में हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट लाइक इफ वी टेक द जीरोज ऑफ x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 में जीरोज क्या क्या हो सकते हैं, यानी इसके रूट क्या हो सकते हैं। आंसर हमने ऑलरेडी लिख लिया है 4 और -2 किस तरह से आता है। तो इस पहले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। -2 कैन बी स्प्लिटेड -4x + 2x, -4 + 2 विल बी -2 एंड -4 × 2 इट विल बी -8। ये स्प्लिट करके फैक्टराइज करने का तरीका होता है, आपने पहले सीखा होगा, नहीं सीख पाए तो फिर से यहाँ सीख लें। अब ये दोनों टर्म से x कॉमन लिया जाएगा, x - 4 विल बी लेफ्ट। फ्रॉम हेयर वी विल टेक 2 कॉमन,
and x minus 4 again left. X minus 4 again taken common from both the term, then x plus 2 will be left. तो ये टर्म बचेगा. अब x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू ऑल्सो, यदि 2 को उधर इक्वल टू के साइड भेज दिया, इक्वल टू के अपोजिट साइड -2 होगा. तो x का एक 4 और एक -2 वैल्यू हो सकता है, जो कि रूट हो गया. Question second, if the graph of a polynomial intersect the x-axis at 3 points, then it contains dash 0. इस तरह से बुक में भी ग्राफ के मेथड से समझाया हुआ है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन के फॉर्म में. यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स उसमें 3 जीरोज होंगे. वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेंगे उतने जीरोज में उसका आंसर होगा. इसलिए यहाँ 3 पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो 3 जीरोज हुआ. अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच करेंगे तो 2 जीरोज आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज, यानी अल्फ़ा बीटा गामा अगर 3 जीरोज ले लेते हैं तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा -d/a, यानी -d कांस्टेंट टर्म बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. क्वेश्चन 4, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल d ग्रेटर देन 0 देन द पोलिनोमियल हैज. तो यहाँ 3 केस होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0. यदि ये ग्रेटर देन 0 है, 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स वी कैन गेट. इफ d इक्वल टू 0 देन 2 रियल एंड इक्वल रूट्स. इफ d less than 0 then no real roots can be found, only imaginary roots can be found. सो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² माइनस 4ac. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग b² कोएफिशिएंट ऑफ x एंड -4ac, a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x², c मीन्स कांस्टेंट टर्म. यदि d का वैल्यू 0 से ग्रेटर आता है तो उसका 2 रियल रूट्स फाइंड होगा और वह दोनों रियल रूट्स अनइक्वल यानी इक्वल नहीं होंगे. यदि d इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे और वह रियल होंगे. यदि d लेस देन 0 हुए तो एक भी रूट्स फाइंड नहीं किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 5, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज. किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री अगर n है तो n जीरो, जितना मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री होगा उतने जीरोज उसके निकलेंगे. यदि लिनियर पॉलिनोमियल है तो 1 जीरो, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 जीरो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 जीरो. इस तरह से आगे पॉलिनोमियल n डिग्री जो है मैक्सिमम तो n जीरोज होंगे. क्वेश्चन 6, if the zeros of the quadratic polynomial ax² plus bx plus c where c not equal to 0 are equal, then. यदि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर जीरोज जो हैं, द जीरोज इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यदि इक्वल हैं, दोनों जीरोज इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है पावर 2 है इसलिए 2 जीरोज होंगे. यदि दोनों इक्वल हैं तो c और a का साइन सेम होगा. इस तरह से आप कोई एग्जाम्पल लेकर के भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. c और a का वैल्यू सेम होगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फैक्टराइज करके जीरोज निकाले थे. क्वेश्चन 7, a quadratic polynomial whose zeros are -5, -4 and -5 is. एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेना है जिसका कि जीरोज -4 और -5 आए हैं. ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. यहाँ हमने डायरेक्ट आंसर पहले लिख दिया है x² प्लस 9x प्लस 20. इसको कैसे निकाला जा सकता है? x इक्वल टू -4 वैल्यू है और x इक्वल टू -5 है. x इक्वल टू -4 मीन्स
इसका जब हम लोग -4 को RHS में लाएंगे तो x -4 एक इसका फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से x + 4 एक इसका फैक्टर हो जाएगा। दूसरा इसी तरह x + 5 एक फैक्टर हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, x × x x², 4 × x 4x, 5 × x 5x, 4 × 5 20, यानी 4x + 5x 9x। इस तरह से x² + 9x + 20 यह पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, जिसका कि जीरोज -4 और -5 है। क्वेश्चन 8, इफ one of zeros of quadratic polynomial p - 1 x × x² plus px plus 1 is -3, then the value of p। इसमें से ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक जीरोज -3 दिया है, दूसरा p का वैल्यू एक जीरो दिया है, तो हमें p का वैल्यू निकालना है। ये -3 x के प्लेस पर, क्योंकि जीरोज मीन्स x का वैल्यू, वो रूट एक दिया है -3, तो x के जगह पर -3 का वैल्यू पुट कर दिया। -3² -3 × -3 9, -3 × p -3p एंड 1। इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद p का वैल्यू 4/3 आता है। यानी p के वैल्यू 4/3 के लिए एक इक्वेशन -3 एक जीरो इसका -3 होगा। क्वेश्चन 9, इफ x³ + 1 डिवाइडेड बाय x² + 5 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ क्वोशेंट इज। यदि ये डिविडेंड है x³ + 1 और x² + 5 डिवाइजर है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है और डिवाइजर का हाईएस्ट पावर 2 है। यदि हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होगा डिवाइजर के हाईएस्ट पावर से लेस होगा, यानी x² हाईएस्ट पावर 2 है डिवाइजर का, तो रिमाइंडर में जो x का वैल्यू होगा वो 2 से लेस होगा, यानी 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ क्वोशेंट इज लेस देन 2। अब यह 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी ये लेस देन 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव में भी जा सकते हैं। यानी ये जो मैक्सिमम पावर है, तो यहाँ पर इसलिए कि वेरिएबल लिया गया है, वेरिएबल का पावर, इसलिए वेरिएबल का पावर 1 हो जाएगा। क्योंकि वेरिएबल का पावर 0 लिया जाएगा तो उसका वैल्यू 1 हो गया, वो वेरिएबल के फॉर्म में नहीं रहेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थे। अब अगले चैप्टर नेक्स्ट लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Now few questions from linear equation in one variable, chapter 3. The graphical representation of a pair of equation 4x plus 3y minus 1 equal to 5 and 12x plus 9y equal to 15 will be। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है, 2 लीनियर इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पर आप x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको a1 लिया जाता है, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग b1 लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म -5 को भी LHS में लेंगे, -1 -5 -6 हो जाएगा। -6 जो होगा वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, यानी C1। इसी तरह दूसरे इक्वेशन में भी होगा। यहाँ हम लोग a1/a2, a1 मीन्स 4, a2 मीन्स 12, 4/12 करके वैल्यू निकालते हैं, 1/3 होता है। फिर b1 3, b2 9, 3/9 करके वैल्यू निकालते हैं तो भी 1/3 होता है। c1 -1 -5 -6 एंड c2 15 को LHS में ले जाएंगे, -15 यानी -15 c2। इसको कैंसिल करने के बाद 2/5 आ रहा है। इस तरह से हमने देखा कि a1/a2 एंड b1/b2 का वैल्यू सेम आ रहा है, जबकि c1/c2 का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। अगर इस तरह से कोई 2 इक्वेशन में आता है तो वो पैरेलल लाइंस बनाएंगे, इसलिए ये पैरेलल लाइंस होगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बाद में इसको हम लोग यह भी दिखा सकते हैं ये इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यह कंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ 3 केस होता है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2,
not equal to C1 by C2. It means they have two unequal, means different roots, two different value can be finds, and that will be real. यदि ये तीनों इक्वल होते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन मैनी सॉल्यूशन कैन बी पॉसिबल, और यह भी कंसिस्टेंट होंगे। यदि यहाँ नॉट इक्वल होता है तो भी कंसिस्टेंट, यदि तीनों इक्वल हुआ तो भी कंसिस्टेंट। लेकिन अगर इस केस में होता है तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं और वो पैरेलल लाइंस उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया जाएगा। Question 2. If the pair of linear equation has a unique solution, then the lines representing this equation will intersect at one point. यदि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और यदि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है तो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। इसलिए इस तरह का लाइंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3. The pair of equation 5x minus 15y equal to 8 and 3x minus 9y equal to 24/5 has dash. अब यहाँ पर हमने पहले ही आंसर लिख दिया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ हम लोग a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और c1/c2 निकाला। देखा कि ये तीनों इक्वल आ रहा है। 5a1/3 5/3 माइनस 15/-9 करेंगे, यह भी 5/3 आएगा। 8/20 4/5 करेंगे, 8 इंटू 5/20 4/8 जब 5/3 यह भी आएंगे, यानी तीनों इक्वल आएंगे, इसलिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी ये लाइंस जो है कंसिस्टेंट करेंगे। क्वेश्चन 4. The pair of equation x equal to a and y equal to b graphically represents lines which are. अब यहाँ पर x इक्वल टू a को रिप्रेजेंट करें, y इक्वल टू b को रिप्रेजेंट करें ग्राफ पर, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट ए बी होगा। क्वेश्चन 5. The graph of y equal to 5 is a line parallel to x axis. इस ढंग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। यदि y इक्वल टू वैल्यू दिया है तो वह x एक्सिस का पैरेलल होता है, अगर x इक्वल टू वैल्यू कुछ दिया है तो वो y एक्सिस का पैरेलल होता है। यहाँ भी आगे क्वेश्चन लिया गया है, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, क्योंकि इसका ग्राफ यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं 2 वेरिएबल में भी ले करके तो वो x एक्सिस का पैरेलल आता है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यदि 4 इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, ये x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 4 इंटू 0 4, y इक्वल टू 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। यदि हम यहाँ x का वैल्यू 1 लेते हैं, y इक्वल टू 4, यदि हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, y इक्वल टू 8। यदि इसका ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वह जो लाइन पास करेगा वो ओरिजिन से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7. द ग्राफ ऑफ x माइनस 2 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यदि x इक्वल टू कोई वैल्यू लेकर के लाइन खींचा जा रहा है, ग्राफ उसका खींचा जा रहा है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होंगे। इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट। यहाँ पर कंसिस्टेंट दो केस में होता है। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इस केस में, या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो भी वो कंसिस्टेंट होते हैं। फर्स्ट केस में वो इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ, सेकंड केस में एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, यानी उसमें मैनी सॉल्यूशंस होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन हमने लिखा है। क्वेश्चन 9. द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। यदि y का ही दोनों वैल्यू लेते हैं, एक 0 लेते हैं, एक -7 लेते हैं, और इस इक्वेशन का पेयर यदि ड्रॉ करते हैं तो नो सॉल्यूशन आएगा, कोई वैल्यू नहीं होगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल लाइंस होने के बाद सॉल्यूशन नहीं हो सकता है।
Question 10. The value of p for which the pair of equation px minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 will have infinitely many solution. अब यहाँ पर अगर इसका बोल रहा है कि मैनी सॉल्यूशंस है, इट मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। तो अगर a1 बाई a2 करते हैं तो p बाई 6 होगा, b1 बाई b2 करते हैं, b1 के जगह पर -1 है, b2 के जगह पर -2 है, -1 बाई -2 ये दोनों इक्वल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y का वैल्यू निकाला जाएगा जो कि 3 होगा। इस तरह से यदि ये इसका मैनी सॉल्यूशंस है यानी ये तीनों इक्वल हैं तो इसका वैल्यू हम लोग p से निकालेंगे, p का वैल्यू यह 3 होगा। इस तरह से इसका आंसर 3 हुआ। इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से लिया हूँ। वीडियो अब ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर बाद में कुछ जो VVI टाइप के क्वेश्चन जो हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी चैप्टर्स है उसको डिस्कस करेंगे। ये सारा पढ़ने के बाद कुछ न कुछ आपको 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में हेल्प अवश्य मिलेगा। इस तरह से इसे बार बार देख करके आप रिवीजन करें और मेमोराइज करें जिससे कि आगे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ओके, थैंक यू।